नमस्कार, मैं एकता झा द खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल में और मेरे साथ इस वक्त जो है काफ़ी जाने माने चेहरे हैं। आप इनको बहुत सारे नेशनल चैनल्स पे जो है आप लोगों ने देखा होगा इन्हें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है टीएमसी के प्रवक्ता डॉक्टर मानव जायसवाल जी। तो इनसे जानेंगे अभी जो है विगत कुछ दिनों से संदेश खाली का जो मामला है वो और गर्म होते हुए नजर आ रहा है। ये मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मामले को लेकर जो है बीजेपी एक बार और लाइमलाइट बटोरते हुए नजर आ रही है। कहीं ये देखा जा रहा है अब तो संदेश खाली से लेकर बीजेपी सिलीगुड़ी तक पहुंच गई है रैली निकालते निकालते। तो अब देखना यह है ये मामला जो है वो दीदी किस प्रकार शांत करेंगी, इस मामले को वो किस प्रकार संभालेंगे वो हम जानते हैं सर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। सर संदेश खाली को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? इस प्रकार जो है वहाँ पे महिलाओं के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो इसको दीदी किस तरह से संभालेंगे इस मामले को? पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को बहुत बहुत नमस्कार है। और जिस इलाके की आप बात कर रही हैं, संदेश खाली, अगर इनको दो भाग में अगर इस शब्द को तोड़ दिया जाए, संदेश और खाली हो जाएगा। तो ये बात मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ, जो बीजेपी जो संदेश देना चाहती है वो पूरी खोखली और खाली संदेश है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कोई एक इंसिडेंट होता है, किसी तरीके से अगर कहीं दुराचार या किसी तरीके से कोई गतिविधियाँ होती हैं, तो हमेशा ये माना गया है कि भाई प्रशासन उसके बाद क्या काम करती है, किस तरीके से प्रशासन की प्रक्रिया रहती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ना कि वो इंसिडेंट। आपने देखा कि जब ये इंसिडेंट सामने आया, जब उजागर हुआ, तो भाई हमारे दीदी ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी खुली छूट दे दी। स्टेट वुमेन कमीशन ने जाके घर घर जाके महिलाओं को सुरक्षित, स्वावलंबी, साथ ही साथ उनको प्रोत्साहित किया कि अगर आपके पास में कोई कंप्लेन है तो निश्चित रूप से आप उनको करें। और साथ ही साथ 17 से 18 लोगों को अरेस्ट किया गया, एक फेज 7, फिर 17, लगभग 25-26 लोग अरेस्टेड हुए हैं, जिसमें से मात्र एक जन को बेल मिला है। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि हमने पुलिस कस्टडी भी मांगी, लेकिन न्यायपालिका ने पुलिस कस्टडी नहीं दी। और वहाँ पे विकास सिंह बोल के हैं, जो लड़के हैं बीजेपी के हैं, उन लोगों को काफ़ी गतिविधियाँ देखी गई हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि बीजेपी के जो वहाँ पे नेतागण, तथाकथित नेतागण हैं, जो कि अभी फ्लाइट लेके पहुँच रहे हैं, वहाँ पे तो कोई उनका है नहीं, क्योंकि उन्होंने आज तक अगर इतने दिनों से चल रहा था, तो सबसे दुबियस बात और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अगर इतने दिनों से ये चल रहा था, महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा था, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो कहाँ थे? बिल्कुल सही बात है सर। ये सवाल जो है काफी जनता के मन में उठा होगा कि अगर ये चीज इतने दिनों से चल रही है तो इतने दिन जनता चुप क्यों थी, या इतने दिन जो ये नेता थे वो कहाँ थे जो अभी सामने आ रहे हैं? आपको पता है कि हम बंगाल की भूमि में हैं। पूरे देश में एकमात्र बंगाल ही ऐसा प्रांत है जहाँ एक महिला मुख्यमंत्री है। अच्छा, हमारी जो महिला मुख्यमंत्री, उनका नाम भी ममता है। तो ममत्व का निर्वाह ममता बनर्जी ने किया है। उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। और हमने देखा है कि भाई पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं का जिस तरीके से बंगाल में योगदान रहा है, प्रतिनिधि रहा है, वो देश में किसी भी राज्य से नहीं है। तो ये दिखाता है कि महिलाओं को किस तरीके से दीदी स्वावलंबी, साथ साथ सशक्तिकरण कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में अगर आप उनको नहीं ला रहे हैं, तो आप सही तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण कर नहीं रहे हैं। लेकिन इसी विपरीत बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी बंगाल की छवि को खंडित करने के लिए, धूमिल करने के लिए, बदनाम करने के लिए वो ये तरीका अपना रही है। जिस तरीके बंगाल की महिलाएं जो है वही तो कंप्लेन कर रही हैं, वही तो कह रही हैं ऐसा। देखिए, मैं इसमें आपको दो बातें बता देना चाहता हूँ। मैं हमारे दीदी के लिए वो 10-12 करोड़ जो जनता है वो बंगाल की जनता है। लेकिन आपको ये मानना होगा कि भाजपा ने भी बहुत सारे नाम को बदनाम करने के लिए प्लांटिंग कर रखी है। उनके पास भी महिला टीम है, उनके साथ भी महिलाएं कार्यकर्ता हैं, और उनको प्लांट किया जाता है। और ये पता चला है कि भाई जब उनके भी नेशनल वर्किंग वुमेन्स कमीशन जब वहाँ पहुँची, तो किसी ने नहीं बताया कि हमारे साथ रेप हुआ है या हमारे साथ शोषण हुआ है। लेकिन इनको जो कि भूमिका बनानी है, बंगाल में जो उनके सुकांतो मजुमदार जो नेता हैं, बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी जो नेता है, आपको पता है कि शुभेंदु अधिकारी को फटकार पड़ी कोर्ट से कि नहीं, आप अभी नहीं जा सकते, 144 लगा हुआ है। सुकांतो जी का वीडियो बहुत वायरल हो गया। मुझे लगता है कि देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई वीडियो वायरल हुआ है तो उनका, कि भाई खुद से बैठ जाना और मूर्छित अवस्था में अपने आप को दिखाना, इतना तो टीवी सीरियल में भी नहीं होता जितना सुकांतो मजुमदार ने बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाई। तो ये सब दिख रहा है, ये जनता देख रही है। जनता के पास सारे डेटा हैं। जनता जानती है कि बंगाल एकमात्र ही प्रांत है पूरे देश में जहां महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। उसके बावजूद भी ये लोग प्लांटिंग कर रहे हैं, प्लांटिंग चल रही है। तो अभी जो शाहजहां शेख है, उन पे जब ईडी आई थी उनके घर, तब से वो वहाँ से जो भागे हैं वो अभी तक दिखाई नहीं दिए। तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों भाग रहे हैं लोगों से? अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो वो खुद की बातों को सामने क्यों नहीं रख पा रहे हैं?
देखिए, आपको पता है कि ईडी सीबीआई जो काम कर रही है वो टोटल भाजपा के हिसाब से काम कर रही है। हमें क्या पता है, पूरे देश को पता है कि कल शेख शाहजहां बोले कि नहीं भाई हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में उनको मंत्री बना दिया जाएगा या राज्य का कोई अच्छा बड़ा बड़ा पोस्ट दे दिया जाएगा और उनके ऊपर जितने भी सीबीआई ईडी केसेस है वो खत्म हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ और निश्चित रूप से आप ये प्रश्न चिन्ह रखिएगा, क्या क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी भ्रष्टाचारी भाजपा में चला जाए तो क्या भाजपा उनको प्रोत्साहित करती है, पुरस्कारित करती है, हाँ या ना? एग्जाम्पल आपके सामने अशोक चौहान इतने आदर्श नेता हैं, आदर्श नगर को जिस तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था हमारे मोदी जी ने, आज उन्हीं को राज्यसभा के सांसद बना रहे हैं। क्या कारण है? तो क्या लग रहा है आपको, शाहजहां शेख बीजेपी में जाके जो है वो सारी चीज़ों को संभाल लेंगे? मैंने आपको जो बोला है कि अगर ऐसा होता है तो मुझे पता है शेख शाहजहां दीदी के एक सैनिक है और पुख्ता तरीके से वो लड़ेंगे। और जहाँ तक बात है ईडी ने जिस तरीके से बर्बरता दिखाई, ईडी ने जिस तरीके से कायरता दिखाई, उनको सबसे बड़ी बात थी कि भाई बंगाल में अगर वो आ रहे थे, अगर उनको उनके घर जाना था तो लोकल पुलिसिंग से उनको बात करनी चाहिए थी, लोकल पुलिस को बताना चाहिए था, उनसे संज्ञान लेना चाहिए था और फिर घर में रेड करना चाहिए था। देखा गया है कि पुलिस ईडी खुद जाके रेड करती है और प्लांट कर देती है। लेकिन सर जनता का सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही आ रहा है, खुद मेरे वीडियो पे कितने सारे कमेंट्स आए हुए हैं जब मैं ईडी का वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो जो शाहजहां शेख है वो क्यों नहीं फेस कर रहे हैं चीज़ों को, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? तो क्या लग रहा है वो कब तक सामने आएंगे और कब अपनी बात को जो है वो सामने रखेंगे जनता के? देखिए, ये तो शुभेंदु अधिकारी आपको बता पाएंगे क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी का तथाकथित बयान आया है। उन्होंने बताया है कि भैया ये शाहजहां कहाँ है, शेख शाहजहां उनको पता है। तो हमने बोला कि भाई ईडी उनके घर जाए, उनसे पता करे भाई शेख शाहजहां कहाँ है। हमारे पास तो नहीं है, हम चाहते हैं कि भाई वो आए और तरीके से अपने आपको अगर सरेंडर करना तो सरेंडर करें, लेकिन सही तरीके से, सही मायने से संविधान की अवहेलना ना करते हुए ये सारा प्रक्रिया हो। क्योंकि ईडी जिस तरीके से कर रही है, जो सुनने को मिल रहा है कि ईडी चाहती है कि कुछ इनकाउंटर कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, पता नहीं वो कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये भी एक एंगल देखा जा रहा है, शायद उसकी भनक उनको पड़ गई होगी क्योंकि बीजेपी डरी हुई है और बीजेपी यही चाहती है कि भाई लोगों के मन में आतंक फैलाना, लोगों के मन में घृणा फैलाना और ये जात पात धर्म की लड़ाई में आगे निकलना। अगर शाहजहां शेख जो है उनके खिलाफ कुछ ऐसा सबूत मिलता है कि वो अगर गलत देखे जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या दीदी एक्शन लेंगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले एक्शन लिया है। सबूत मिलता है या नहीं मिलता है, अगर उनके ऊपर तथाकथित सबूत पाने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो पार्टी ने पहला स्टैंड क्या लिया था, अपने आप में पुराने नेताओं लोगों को देखा है, हम किसी भी तरीके से करप्शन को सपोर्ट नहीं करते। हमारी एकमात्र पार्टी है जो जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन रखती है और ये संकल्प से हमारी पार्टी आगे चल रही है। हमारे जो नेता हैं श्री अभिषेक बैनर्जी जी ने जो पहला काम किया कि उत्तम सरदार बोल के जिस बंदे को लिप पाया गया, इन महिलाओं के दुराचार के संदिग्ध पाया गया, सबसे पहले पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया और ये जनता के बीच में ये बात पहुंची। तो क्या 6 साल के लिए निलंबित कर देना उन महिलाओं के इज्जत को वापस ला देंगे वो, अगर 6 साल के लिए वो निलंबित कर देते हैं तो? देखिए, मैं वही बोलना चाहता था जो आपने मुझे रोक लिया, जो पार्टी ने क्या निर्णय लिया। देखिए, प्रक्रिया क्या होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पार्टी उनके साथ खड़ी है? क्या पार्टी उनको संरक्षण दे रही है? क्या पार्टी उनके हर तरीके से सुरक्षित करते हुए पार्टी आगे जा रही है? ये प्रश्न चिन्ह होता है। तो पहली पार्टी ने क्या किया, उनको 6 साल के लिए निलंबित किया। ये जनता के बीच में ये बात पहुंची कि देखिए पार्टी इनके साथ तब तक खड़ी नहीं है जब तक ये क्लीन होकर नहीं आ पाए। और इससे एक महिलाओं को, वहाँ के लोकल पब्लिक को, लोकल नागरिकों को एक हिम्मत मिलता है, एक बल मिलता है कि चलो हम जाके दीदी के पास बात बोल सकते हैं। खुले मन से आप वुमेंस कमीशन के बारे में बात करिए, खुले मन से जो हमारी जो लेडी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके, महिला पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेन दर्ज करिए, क्योंकि ये माहौल जो है। सर मैं एक सवाल और करूँगी सर, इससे पहले जो भी वहाँ की महिलाएं हैं वो अगर कंप्लेन करने जाती थी तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी है वो उनका कंप्लेन रजिस्टर नहीं करते थे, वो उन्हें वापस उन्हीं लोगों के पास भेज देते थे जिनके खिलाफ वो कंप्लेन लेकर आती थी। देखिए, ये विरोधाभास है, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन आपको भी पता है कि बंगाल में जितनी भी महिला पुलिस स्टेशन बनी है, बंगाल में ऑनलाइन कंप्लेन का जो प्रोसेस रहा है, जो डिजिटल कंप्लेन सिस्टम रहा है, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा रहा है। साथ ही साथ हमारे यहाँ फ़ोन कॉल सर्विसेज भी हैं
जहाँ पे महिलाएं फ़ोन करके हमारे जो इमरजेंसी नंबर्स पे डायल करके पुलिस को कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं, उनके डेटा को भी लुप्त रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बंगाल इसीलिए सुरक्षित है। आज एक महिला होते हुए आप अगर किसी भी चैनल में कहीं पे भी जाके इंटरव्यू कर रही हैं, किसी गली मोहल्ले में जा रही हैं, रात बेरात गुजार रही हैं, रात में घर वापस आ रही हैं, तो ये कारण क्या है? ये कारण सिर्फ ये नहीं है कि भई ये बंगाल इसलिए हो रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पुख्ता तरीके से काम कर रही है, तभी आप सुरक्षित हैं, कभी हम सुरक्षित हैं। आज एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से काम करना चाहती है, संदेश खाली में जाके माहौल को सुधारना चाहती है, बिगड़े हुए माहौल को ठीक करना चाहती है, लेकिन वही देखा जा रहा है भाजपा ही के जो नेता हैं और कांग्रेस के तथाकथित नेता भाजपा के कॉन मैन अधीर रंजन चौधरी जो है, ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग तो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। इनके लिए ये मुद्दा है, इनके लिए संवेदनशील विषय नहीं है। हमारे लिए, हमारी नेता के लिए सुश्री ममता बनर्जी, हमारे नेता, हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी के लिए, हमारी पूरी पार्टी के लिए, हमारे जितने सीनियर लीडर्सों के लिए, हमारी पूरी महिला मोर्चा के लिए ये एक संवेदनशील विषय है। उसी के विपरीत अगर आप जाके देखें, जहाँ भाजपा के नेता, चाहे अग्निमित्रा पॉल क्यों ना हो, चाहे स्मृति ईरानी क्यों ना हो, चाहे उनके अलग अलग नेतागण क्यों ना हो, वो इसमें अलग रंग देना चाहते हैं, वो माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो हमको साथ नहीं देना चाहते हैं कि भाई चीज़ को सुधारा जाए। अरे आइए हमारे साथ, मैं तो आपके माध्यम से आह्वान देता हूँ उनको, चलिए हम लोग मार्च करते हैं, मिल के मार्च करते हैं, माहौल को ठीक करने का मार्च करते हैं। आप पत्थरबाज करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को, अपने कार्यकर्ताओं को पत्थरबाज बनाना चाहते हैं, हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे हाथ में हाथ डालिए, हम चलिए, हम हर गली मोहल्ले चलते हैं, महिलाओं को सुरक्षित महसूस करवाते हैं, वहाँ के पाड़ा मोहल्ले को और मजबूती से एक स्टेटमेंट देते हैं कि हम हर क्रिमिनल के खिलाफ हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों ना हो। आज वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, वो क्रिमिनल समाज का विरोधी है, समाज का द्रोही है। हम उसको उसी तरीके से मानना चाहते हैं। सर, भाजपा के कई नेता ये कहते हुए देखे गए हैं कि जो ममता बनर्जी है वो हिंदुओं का जेनोसाइड करने के लिए बैठी हुई है यहाँ पे। ममता बनर्जी जो है वो एंटी हिंदू पार्टी है, टीएमसी जो है, तो यहाँ पे जो रहने वाले हिंदू हैं तो फिर तो वो सुरक्षित नहीं है अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो। पहले तो मैं खुद एक हिंदू हूँ, जो कि मैं नहीं समझता जब मैं राजनेता बनता हूँ तो मुझे हिंदू या मुस्लिम देखना चाहिए। जहाँ तक बात है ममता बनर्जी का, तो भाई जो ये लोग बोल रहे हैं, जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी नहीं देते, इनका ये कैरेक्टर है भाजपाइयों का। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बरगलाने वाली झुट्टा पार्टी है ये। और पूरे देश को, देश में इन्होंने आगजनी करी, पूरे देश में इन्होंने अलग अलग माहौल क्रिएट करे। आप जिनको हरा नहीं सकते उनको बदनाम करेंगे, ये इनका शिष्टाचार हो गया है। साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हथरास में एक बेटी का रेप होता है, उसका मर्डर हो जाता है, मैं मानता हूँ कि पुलिस प्रशासन रेप होने से लेकर मर्डर होने तक हो सकता है पुलिस उतना सक्रिय भूमिका ना निभा पाए क्योंकि उनके पास कंप्लेन नहीं है, लेकिन उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, जो शिष्टाचार होता है, पुलिस का धर्म है कि वो शिष्टाचार का मेंटेन करे। आज हमने देखा कि भाई उस बेटी के शव को, तो हिंदू बेटी थी, वो दलित बेटी थी, हिंदू बेटी थी, उस बेटी को, उसके परिवार को क्यों नहीं दिया गया? क्यों उस बेटी के शव को जबरन पेट्रोल से जला दिया गया? यह प्रश्न चिन्ह है। अगर ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, अगर लास्ट राइट जिसको बोलते हैं, जो जलाया जाता है, जब हमको जब हमारे शरीर को जब अग्नि में प्रवेश कराया जाता है, उस समय कभी जो हमको मिलना चाहिए मौका, जब हमारे परिवार को वो राइट्स मिलना चाहिए, क्या हमको वो मिला? अगर आप वो एक बेटी को, उसके परिवार को उसके आत्मदाह करने के लिए भी नहीं दे सकते तो आप क्या कर सकते हैं? तो कौन से हिंदू पक्षधर हैं ये? जहाँ तक बात है, आज बीएचयू में एक लड़की, आईआईटी करने वाली लड़की, उसके 3 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसका शोषण किया, उसके वीडियो लिए, उसे ब्लैकमेल करा। वो तीनों कौन है? वो भाजपा के युवा नेता हैं। उनके अमित शाह जी के साथ फोटो हैं, स्मृति ईरानी जी के साथ फोटो हैं, योगी जी के साथ फोटो हैं, मोदी जी के साथ फोटो हैं। ठीक है, आप और हम कर सकते हैं, ले सकते हैं वो फोटो। तो क्या अब जो राजनेता है बस एक दूसरे पे लांछन लगाएंगे कि इस चक्कर में देखा जाए तो वो कहते हैं कि टीएमसी कार्यकर्ता हैं, आप कह रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे जो आम जनता है वो कहाँ जाएगी अगर दोनों तरफ से अगर जो एक दूसरे को अगर ब्लेम किया जाए तो? पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि भाई जो प्रक्रिया होती है उसके ऊपर संज्ञान क्या ले रही है एडमिनिस्ट्रेशन, वो देखना चाहिए। तो हमारी नेता ने क्या बोला, हमारी नेत्री ने क्या बोला कि भाई सबसे पहले उनको अरेस्ट करो। दूसरा चीज़ हमने क्या करा, उनको बर्खास्त करा, उनकी मेंबरशिप को हमने बर्खास्त करा 6 साल के लिए। ये मैसेज क्या जाता है कि भाई हम जनता के साथ हैं। आज तथाकथित वो क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा है, तो भाई कल वो उस एलिगेशन से बरी होकर जब आएंगे
तभी वो हमारे पार्टी में रहेंगे। अगर वो बरी होकर नहीं आएंगे, कानूनी प्रक्रिया से नहीं जाएंगे, वो अग्नि परीक्षा में नहीं सिद्ध हो पाएंगे, अपने आप को क्लीन नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो जनता ये जो संज्ञान है, लेती है। जनता जो है वो टीएमसी कार्यकर्ता से या दीदी से जो है वो एक उम्मीद रख सकती है ना कि उनको न्याय मिलेगा। पूरे देश में, पूरे देश की महिलाओं ने एक ही मात्र महिला से तो उम्मीद रखी है। और कौन है, किससे उम्मीद रखेंगे? स्मृति ईरानी जी से। जब 400 का सिलेंडर था तो भैया सीने पे नहीं माथे पे लेके घूम रही थी। आज 1100 रुपया हो गया तो कहाँ है? आप ये जो नेता है, इनकी जो महिला नेता हैं भाजपा की, नाजिया जी, उनको बात करें तो खाली हिंदू मुस्लिम करती हैं। क्या वो किसी महिलाओं का दुख समझ रही है? क्या उनको पता चला कि भाई जब आपने लक्ष्मी भंडार के लिए उल्टा सीधा अलग अलग बयानबाजी करा, वो 1000 रुपये जब दीदी लक्ष्मी भंडार में माता को दे रही है, इसका मतलब क्या है कि कल वो जो सिलेंडर जो 1200-1100 का है, 500 रुपया वो उससे दे देंगे। लेकिन आप वो नहीं कर रही हैं। आप कहीं पे भी पता चला आपको कि भाई बेटियों को जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उनको शिक्षित बनाया जा रहा है, उनके साथ उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है, उस समय उन चीज़ों में हमारा प्राण, हमारी जो दीदी है कितना संकल्पबद्ध है, किस तरीके से बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आपने कभी ये सोचा कि भाई मनरेगा में जितने करोड़ रुपए आपने रोक लिए, किन के रोके? वो गरीब माँ के रोके हैं, वो गरीब पिता के रोके हैं आपने। वो कोई पैसे वाले अडानी अंबानी है नहीं, लेकिन आपने उनके पैसे रोके। तो आप कौन सी सशक्तिकरण की बात करती हैं? कौन एक महिला है पूरे देश में जिसने इन गरीबों के लिए, गैस के लिए, सिलेंडर के लिए, माताओं के पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए आवाज़ उठाई हो? आप बता दीजिए। अगर जब हम काम करते हैं तो आप हमको काम करने में बाधा देना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं ममता बनर्जी वो आग है, वो सैलाब है, वो किसी के रोके से ना रुकेगी। और हम वो काम कर रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है कि भाई कैसे इसको रोका जाए, ये इतना अच्छा काम क्यों कर रही है, ये इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा क्यों बन रही है। मैं आज आपके माध्यम से शायद मैं पहली बार बोलना चाहता हूँ, अगर मोदी जी और ममता बनर्जी को आमने सामने रख दिया जाए तो उनके जीवन काल का जो संघर्ष है, ममता बनर्जी उनके मोदी जी से बहुत 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 आगे है। क्यों? कि मोदी जी को विरासत में एक पॉलिटिकल पार्टी मिली थी और बिना इलेक्शन लड़े वो एक मुख्यमंत्री बने थे। उनकी पार्टी ऑलरेडी सत्ता में थी, वो सत्तारूढ़ी पार्टी के ही मुख्यमंत्री बने थे। ममता बनर्जी वो आग है, वो सैलाब है जिन्होंने वामपंथियों को निस्तो नाबूद नहीं किया, उनको खदेड़ के बाहर निकाला और एक नई पार्टी बना के आगे बढ़ के सत्ता में आए। शरीर के सारे हड्डियों को तोड़वा के अधमरा जीवन व्यतीत करते हुए आज वो यहाँ आई हैं और उन्होंने पहला संकल्प लिया है प्रांत को सुरक्षित करना। प्रांत को हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सबको बिना किसी धर्म देके, बिना किसी जात देके, बिना किसी भाषा देखे उसको स्वावलंबी बनाना। हिंदू भाषा भाषी के लिए, हिंदी भाषा भाषी के लिए यूनिवर्सिटी होती है। छठ पूजा में जिस तरीके से अग्रसर भूमिका प्रशासन निभाती है, चाहे वो कोई भी पूजा हो, जिस तरीके से प्रशासन सपोर्ट करती है, ये अपने में ही दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, हम जैसे बोलते थे हर सागर बार बार, गंगा सागर एक बार, नारा बदल चुका है। हर सागर बार बार, गंगा सागर हर बार। आज हर बार लोग गंगा सागर आते हैं, अपने आप को गंगा सागर में स्नान करते हुए तृप्ति लेते हुए यहाँ से जाते हैं। वो प्रशासन कौन है? वो ममता बनर्जी का प्रशासन है। सर, अब आपने ममता बनर्जी के बारे में जो है वो दीदी के बारे में काफ़ी कुछ आपने बताया हमारी जनता को। तो सर मैं आपसे कुछ एक दो सवाल नेशनल मुद्दों पर भी करना चाहूँगी। सर, अभी जो है ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के रेस में जो है वो उन्होंने अपना नाम दिया था, वो INDIA अलायंसेस के साथ थी और अब ऐसा देखा जा रहा है कि वो INDIA अलायंसेस से अलग हो गई हैं और उन्होंने जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम में जो है वो अपनी हामी भी भरी है। तो क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया दीदी ने? वो भी तो एक, अगर वो अच्छी मुख्यमंत्री है तो वो अच्छी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हैं? यही तो है ममता बनर्जी, जिन्होंने हमेशा देश को, अपने प्रांत को, अपने लोगों को आगे रखा है। दीदी को बहुत ज़रूरत है बंगाल को और स्वावलंबी बनाने के लिए। उन्होंने एक संकल्प लिया है, अभी भी हम दूर हैं, बहुत संघर्ष हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं सब संघर्ष कर रहे हैं, तो अभी भी वो सपना दूर है। जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री की, जो सब बोलते थे कि भाई दीदी प्रधानमंत्री बनना चाहती है, दीदी में लालसा है या लालच है या वगैरह वगैरह, दीदी ने सिद्ध कर दिया उनको किसी गद्दी का लालसा नहीं है। आज जिस तरीके से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जब नाम दिया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज के डेट में पूरे देश में सबसे ज़्यादा बार MP बने हुए नेता हैं। कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी भाजपा के बाद, उसके वो अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ उनका अपना 5 से 6 भाषाओं का ज्ञान है। मुखर और प्रखर रूप से जनता की बातों को उन्होंने पार्लियामेंट में और सड़क से संसद तक उन्होंने उठाया है।
तो क्या खराबी है? लेकिन अब जो है और तो और वो दलित भी हैं, वो एक दलित नेता है, और अगर हमारे देश को एक नया दलित प्रधानमंत्री मिलता है तो क्या तकलीफ है? 70 साल 75 साल के ऊपर हमारे देश को हो गया, टाइम आ गया है कि भाई जब से पिछड़ी जाति जो है उनके प्रतिनिधि बने वहाँ पे। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम अगर कांग्रेस एक्सेप्ट करती है तो मुझे उम्मीद है कि दीदी नहीं है, पूरे देश का सपना पूरा होगा। वो पिछड़ी जाति के जो जितने बच्चे हैं, जितने युवा हैं, जितने बाबा भीमराव अम्बेडकर के जितने भी अनुयायी हैं, वो सब इससे खुश होंगे कि भाई यही तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है, यही तो गणतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए। कुछ महीने पहले अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी यहाँ पे आए थे, और अमित शाह जी जो है वो बहुत बड़ा कमिटमेंट कर गए हैं बंगाल के लोगों से। उन्होंने ये कहा है अब बंगाल में 35 सीट जो है वो बीजेपी की होगी। तो क्या लग रहा है अब मतलब टक्कर जो है वो मुश्किल होगा या नहीं? भाई अब आप इतना मैंने अमित शाह जी के बातों को इतना सीरियसली लेती हैं, यही खुद अपने आप में हास्यास्पद है। भाई उन्होंने 2 मई दीदी गई का नारा दिया, बोले कि भाई 2021 इलेक्शन में 200 के बाद भाजपा आएगी। तो भाई 2 मई दीदी छा गई, ये नारा पूरा देश में गूंजा। 200 तो क्या ट्रिपल डिजिट तक वो नहीं पहुंच पाए। ठीक उसी तरीके से कर्नाटका, हिमाचल और जहाँ तक राजस्थान मध्य प्रदेश का सवाल है, छत्तीसगढ़, उनको खुद ही नहीं पता था कि पार्टी जीतेगी कि हारेगी। उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी सबको काबिज कर रखा है, इनकम टैक्स, ये वही चाहता है, ये उसी के चाणक्य हैं। लेकिन अब तो दिख रहा है वो 3 राज्यों में जीत चुके हैं। अब आने वाले समय में क्या पता वो और जगहों से लोगों को साफ करके भाजपा की ही सरकार बना ले। देखिए भाजपा अब घबराई हुई है। भाजपा की आज जो नीति जो दिख रही है कि भाजपा इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि हर तरह के नेताओं को अपने साथ लेना चाहती है। जो भ्रष्टाचारी दुनिया को बोलते थे, आज वो ऐसी रावण सेना हो गई है कि जितने भी राक्षस, यूनी राक्षस थे, जो भ्रष्टाचारी राक्षस थे दूसरे पार्टियों में, उनका सफाया करते इन्होंने अपने साथ धो लिया। अब यही भ्रष्टाचारी उनकी लंका ढाएंगे। तो क्या लग रहा है सर, बंगाल की जनता जो है वो भाजपा को लाएगी क्या बंगाल में? देखिए बंगाल की जनता ने चुन लिया है ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी के कार्य को, ममता बनर्जी के संघर्ष को, ममता बनर्जी की नीति को, नियत को बंगाल की जनता ने चुन लिया है। और बंगाल अपनी दिशा और दशा देश को दिखा रहा है, और बंगाल अग्रसर होकर भाजपा के खिलाफ है, और भाजपा बंगाल में तो कुछ ना कर पाएगी। और यही जो स्रोत है जो बंगाल से निकला है वो पूरे देश में जाएगा, और भाजपा बहुत 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 मार्जिन से हारेगी, और मोदी जी अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और जो नारा आया था अच्छे दिन आने वाले हैं, अब नारा थोड़ा बढ़ गया है, अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। सर आपने बोला मोदी जी अगले बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो इस बार बन सकते हैं, उम्मीद है? मैं अगली बार की बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार तो मोदी जी प्रधानमंत्री है ही है। हाँ। तो अगला इलेक्शन जो है वो 2024 में मार्च अप्रैल में इलेक्शन है। हाँ, तो अगला ही इलेक्शन 24 में बनेंगे क्या? मैं उसी की बात बोल रहा हूँ, अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। सर हम मेरे ऑडियंस का एक और सवाल है, मैं ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। सर मेरे ऑडियंस का ऐसा कहना है कि भाजपा जो है बस धर्म की राजनीति करती है। भाजपा हल्द्वानी का आप देख लो या फिर राम मंदिर की देख लो, अभी ज्ञानवापी में भी तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई है। तो क्या भाजपा जो है वो, जैसे भाजपा टीएमसी को कहता है कि एंटी हिंदू पार्टी है, तो क्या भाजपा जो है वो एंटी मुस्लिम पार्टी है? देखिए भाजपा एंटी हिंदू पार्टी है। भाजपा एंटी हिंदू पार्टी है? जी हाँ। अच्छा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो हिंदू पार्टी होती, अगर वो सनातनी पार्टी होती, तो पहले हिंदुओं के पक्षधर के बारे में बात करती। हिंदू का पक्षधर क्या है कि जब मेरा बेटा बेरोजगार है तो उसको रोजगार कैसे मिले, वो हिंदू नहीं है। जब मेरा बेटा पढ़ लिखता है और रोजगार नहीं मिलती है, वो सुसाइड कर ले रहा है, क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता के सामने नहीं जा पा रहा है, तो ये क्या एंटी हिंदू नहीं हुआ? जब एक माँ अपने बच्चे को पूर्ण तरीके से पोषित नहीं कर पा रही है, दूध नहीं पिला पा रही है, क्यों? क्योंकि घर में आमदनी कम हो गई है, उनके अपने बच्चे उनके कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। एक माँ किसी तरीके से कैसे भी करके पैसे जोड़ना चाहती है, उसके घर में पैसे नहीं बच रहे, तो क्या उस माँ की ये एंटी हिंदू नहीं है? आज जिस तरीके से एक बेटा अपने पिता का इलाज कराना चाहे और जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ के अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, तो जिस तरीके से औषधियों के दाम बढ़ गए हैं, जिस तरीके से बेड पे आपने जीएसटी लगा दी है, औषधियों पे आपने जीएसटी का मार किया है, तो क्या ये एंटी हिंदू नहीं है? क्या शिक्षा में जिस तरीके से घोटाला हो रहा है और आपने बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, वो सारे के सारे पैसे आप विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, तो क्या ये एंटी हिंदू नहीं है? तो ये बात हिंदुओं को क्यों नहीं समझ आ रही है? ये बात मतलब आप जैसे आपने इतने सारे काउंटर्स गिनवा दिए, तो ये चीज़ हिंदुओं को क्यों नहीं दिख रहा है? वो बस राम मंदिर को लेके और
ज्ञान वापी को लेके ही सिर्फ क्या आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री को चुनेंगे? देखिए एकता जी, बहुत ही सरल है, डेटा आपके सामने है। मोदी जी को लगभग एनडीए को लगभग 37-38% वोट मिलता है। तो एनडीए में बहुत सारे इनके पार्टनर्स हैं, लगभग 38 पार्टनर्स हैं इनके। अगर हम एवरेज में ले लें कि भाई 7-8% उनके पार्टनरों के होंगे, तो बीजेपी को लगभग 31% वोट मिलता है। 100 में 30% वोट मतलब 70% उनके खिलाफ है। तो जो 70% उनके खिलाफ है, तो क्या वो हिंदू नहीं है? तो सर आप सिर्फ 70% भाजपाइयों के खिलाफ है सर। राम मंदिर में एक दिन में देखा जाता है 6 लाख लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, वो आस्था का प्रतीक है, वो हमारे राम का प्रतीक है, वो भाजपा का एजेंडा है। तो आप बोलना चाहते हैं कि भाजपा ने एजेंडा बनाया है? राम मंदिर नहीं है, वो भाजपा का एजेंडा है, भाजपा का पॉलिटिकल फुट है, या भाजपा का पॉलिटिकल चेहरा है। तो हम तो इसी के खिलाफ हैं कि भाई आज राम मंदिर हो, चाहे ज्ञान व्यापी हो, चाहे कोई भी धर्म स्थल हो, धर्म और राजनीति एक साथ नहीं चल सकती। धर्म का काम है धर्म देखे, धर्म गुरु देखे। राजनीति का काम है कि भाई आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियों का, वो कहाँ है? आपने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटीज, वो कहाँ है? आपने वादा किया था कि भाई बाहर विदेशों में जो काला धन है वो हम लेके आएंगे, वो कहाँ है? आपने वादा किया था कि भाई हम पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक एम्स बनाएंगे, वो कहाँ है? आपने वादा किया था कि हम हर जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जिसमें गवर्नेंस का इश्यूज है, हम गवर्नेंस को के माध्यम को इस्तेमाल करते हैं उनको और सुरक्षित और कार्यरत बनाएंगे, वो कहाँ है? आज जितनी भी संस्थाएं आप उसको बेच रहे हैं या लीज में दे रहे हैं, आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप माताओं को जो जेब में जो खर्चा था, जब आपने बोला था कि भाई 400 का सिलेंडर 200 में आएगा, आज वो 1000 पार हो गया। 35 रुपये का पेट्रोल का वादा करके आपने 100 के ऊपर डाल दिया। ये जो भाड़ आपने दिया है, प्लस जो देश पे जो कर्जा था, जब आप आए थे तो 55-56 लाख करोड़ का था, हम वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा कर्जा लेते थे। आज आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर्जा ले रहे हैं, जबकि 225 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। 4 गुना से ऊपर ज़्यादा कर्जा आपने कर दिया पूरे देश को। एक तरफ देश को कर्जा में डाल रहे हैं, दूसरी तरफ देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। तो ये कौन सा मैनेजमेंट है? सर अगर देश में डिजिटलाइजेशन थोड़ा बढ़ेगा तो कर्जा भी तो थोड़ा बढ़ेगा ना, क्योंकि अब देश थोड़ा आगे बढ़ रहा है। तो मैं वही आपको बोलना चाहता हूँ। ये जो बात आपने बोली ना, आप 2014 से 2023-24 में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से डिजिटाइजेशन बढ़ा है। जब डिजिटाइजेशन बढ़ा है तो जहाँ 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 225 लाख करोड़ हो गया। तो डिजिटल बढ़ने का फायदा किसको मिला? आज अगर नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल करेंसी अगर आई है, तो भाई नोटबंदी में अगर पूरे देश में 17-18 लाख करोड़ का चलन था, तो आज 35-34 लाख करोड़ क्यों हो गया? जबकि आपको पता है, मुझे पता है कि हम लोगों ने खुद खर्च कैश ट्रांजैक्शन कम कर दिए हैं। तो ये है घोटाला। भाजपा को आज आपने पता किया है कि जिस तरीके से जितने घोटाले हो रहे हैं, भाजपा इसमें सब में लिप्त है, और भाजपा ही ये करवा रही है कि उनको अदानी अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बचाना है, देश की संपत्ति साधनों को सस्ते से सस्ते दामों में उनको दे देना है। लेकिन सर अब अडानी अंबानी के साथ तो दीदी भी दिख रही है। जी नहीं, हमने अदानी का प्रोजेक्ट, आपको शायद जानकारी नहीं है, उनका जो अदानी का प्रोजेक्ट है वो हमने कैंसिल करवा दिया। अदानी का प्रोजेक्ट नहीं है बंगाल में, हमने कैंसिल करवा दिया। क्यों? क्योंकि लिप्त पाए गए हैं, वो क्लीन चिट आए, उनको भी जगह दिया जाएगा। आप क्लीन हो क्या? ये आज सेबी जिस तरीके से अडानी के पक्ष में बात कर रही है या उनके विरुद्ध में बात नहीं कर रही, इसका कारण क्या है? कि भाई भाजपा से मिली हुई, उनके पास सबसे बड़ा सपोर्ट, सबसे बड़ा आशीर्वाद है मोदी जी का। ये आशीर्वाद हमको खत्म करना है। ये आशीर्वाद हम तभी खत्म कर पाएंगे जब जनता एक होगी, जनता जागरूक होगी कि उनके अपने बच्चों के भविष्य को देखना है, अपनी बेटियों के भविष्य को देखना है, अपने परिवार के भविष्य को देखना है। तब जाके देश सही तरीके से निर्मित होगा, विकसित होगा। आज हम सिर्फ भाजपा को हराने की लड़ाई नहीं है हमारी, मोदी शासन के कुशासन से निजात देने की लड़ाई है, देश को आज़ादी देने की लड़ाई है, हमारे संविधान को मजबूत करते हुए, बच्चों को रोजगार देते हुए, देश में जितना काला धन देश में जो घूम रहा है उसको जनता के सामने उजागर करने की हमारी लड़ाई है। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। सर एक चीज़, अब आप जो है काफ़ी जाने माने चेहरे हैं और टीएमसी का प्रवक्ता है, तो सर जनता को एक बार बता दीजिए आपके 2024 में जो है वो किसका इस बार चेहरा देखने को मिलेगा हमें? मैंने बंगाल में 2024 लोकसभा चुनाव में 2024 लोकसभा चुनाव जनता देश वर्सेस भाजपा की लड़ाई है, देश वर्सेस मोदी की लड़ाई है। तो देश का चेहरा दिखेगा और देश का जो सबसे प्यारा व्यक्ति होगा वो वहाँ जाके बैठेगा, जो देश के दुख को समझेगा, जो देश की पीड़ा को समझेगा, वो वहाँ जाके बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जो है इस इंटरव्यू में
संदेश खाली से लेकर और भी आपके जितने भी डाउट्स थे हमने सारे क्लियर किए हैं। तो आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।